नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए एपिसोड में। साथियों, ये सवाल जवाब का 60वां एपिसोड है जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे आपको लगातार नई नई जानकारियां, चाहे लोकेशन डिटेल हो, प्रोजेक्ट रिव्यू हो, रोड कनेक्टिविटी हो या फिर आपका सवाल जवाब हो, ये सारी चीजें लगातार आपको मिलती रहेंगी और हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। पहला सवाल लेते हैं, प्रजय प्रयाग जी हैं। इनका सवाल है, हाय सर, अंडर महारेरा व्हाई ए बिल्डर इज सेलिंग अपार्टमेंट ऑन सेलेबल एरिया व्हेन रेरा स्टेट्स टू सेल अपार्टमेंट ओनली ऑन कॉर्पोरेट एरिया। देखिए प्रजय जी, महारेरा ने सीधा ये कहा है कि जो आपका रियल कारपेट है वो दिखाना अनिवार्य है। यानी कि जो बालकनी का एरिया है, इनक्लोज बालकनी का एरिया है, टेरेस का एरिया है, ये आप अलग से बताइए और उसके अलावा जो कारपेट एरिया है वो अलग से बताइए। और जहां तक रही बात बेचने की, कारपेट एरिया बेचने की, तो आज की डेट में कोई भी बिल्डर सेलेबल एरिया नहीं बेच रहा है। हो सकता है वो आपको सेलेबल एरिया बता रहे हो कि ये सुपर बिल्टअप है, पर आप उनसे अगर उनसे पूछते हैं तो पर स्क्वायर फीट रेट वो नहीं बताएंगे। पहले कंसेप्ट चलता था पर स्क्वायर फीट रेट का। क्या होता था वो? यानी कि जो आपका कारपेट एरिया है उसके अंदर आपका टेरेसेस, बैल्कनी, इनक्लोज बैल्कनी जो कहिए सब जोड़ा जाता था। जोड़ने के बाद जो एक्स एरिया बनता था उस पर 30, 35, 40% तक के, 45% तक का जो है लोडिंग किया है। कुछ बिल्डर जो है 40-45% लोडिंग करते थे, कुछ बिल्डर 35% लोडिंग करते थे। यानी कि अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का आपका कारपेट बना, बैल्कनी वगैरह मिला के, मैं पहले के हिसाब से बता रहा हूं, तो 1000 पे 35% अगर आप जोड़ रहे हैं तो 1350 स्क्वायर फीट का सेलेबल या फिर आप उसे सुपर बिल्टअप कह सकते हैं, वो आपका बनता था। और उस पर 5000, 6000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कोट होता था, फिर बेसिक कॉस्ट आता था, उसके ऊपर इंफ्रा चार्ज लगाए जाते थे और फिर आपका बनता था एग्रीमेंट कॉस्ट। पर अभी बिल्डर क्या करता है, आपको बताते हैं ये है आपका कारपेट एरिया। हाँ, एक चीज वो जरूर करते हैं कि जो आपको टोटल कारपेट कह के बताते हैं उसमें बैल्कनी, टेरेस, एनक्लोज बैल्कनी जो भी कहिए ये सब इंक्लूडेड होता है, यानी कि वो टोटल कारपेट बता रहा है। जबकि जब आप महारेरा में जाएंगे और उनका सारे स्पेसिफिकेशंस के जो है कारपेट एरिया आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया होगा, एक्सक्लूडिंग बैल्कनी, टेरेसेस, एनक्लोज बैल्कनी। तो ये चीज एकदम आप क्लियर हो जाइए। और जिस भी लोकेशन में आप खरीद रहे हैं उस कैटेगरी के जो बाकी बिल्डर्स हैं उनके यहां भी आप जाइए, उनके प्राइसेस लीजिए। अगर आपको किसी एक बिल्डर का प्राइस या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम लग रहा है तो उस पर आपको विचार करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपके रेट ज्यादा क्यों हैं या फिर आपके रेट इतने कम क्यों हैं, तो फिर वो आपको सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर वो एक तरीके का दिख रहा है, एक जैसा ही उस पूरे लोकेशन में, डेविएशन 2-4% का ही है, तो आप ये मान के चलिए वो भले आपको सेल्समैन वहां पे सेलेबल एरिया के बारे में बताएं कि इसका सुपर बिल्टअप है, पर उनको कारपेट एरिया दिखाना ही पड़ेगा। तो कोई भी सेलेबल एरिया पे आज की डेट में तो नहीं बेच रहा है पर स्क्वायर फीट में, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने कुछ ऐसा आया है तो आप हमें व्हाट्सएप पे बताइए, हम भी देखें कि ये क्या चीजें और किस तरीके से बताया जा रहा है आपको, जिसका लिंक हमने डायरेक्ट आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप प्रेस करके डायरेक्ट हमें ये चीज भेज सकते हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है अमित पवार जी का। इन्होंने 1 से 2 सवाल पूछे हुए हैं। सर, आई विजिटेड वन प्रॉपर्टी, दे सेड प्रॉपर्टी वैल्यू 65 लाख एंड एग्रीमेंट वैल्यू इज 53 लाख, 12 लाख डिफरेंस कैलकुलेशन कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए अमित पवार जी, पहली बात तो जो आपको 65 लाख बताया गया है, आप ये एक बार बताएं कि इसमें आपका जो सिंकिंग फंड है और जो मेंटेनेंस है वो जुड़ा हुआ है क्या? सिंकिंग फंड यानी कि एक तरह का कंटिजेंसी फंड होता है जो आपको एट ए टाइम ऑफ पोजीशन देना होता है बिल्डर को, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट के अलावा। वो एक तरीके से कॉर्पस फंड का काम करता है। आने वाले समय पे उसका फिक्स्ड एफडी किया जाता है। जब आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होती है तो आप लोगों के हाथ में वो चीज़ें दे दी जाती हैं, बिल्डर आपको वो हैंड ओवर कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर एक सोसाइटी में 500 फ्लैट हैं तो लाख लाख रुपए अगर सबसे लिया गया या 50-50 हज़ार रुपये लिया गया तो जो पूरा लमसम अमाउंट बना उसे 2 पार्ट में एक साथ जो है एफडी कर दिया जाता है। फिर जो उसका इंटरेस्ट आता है वो भी आपके लिए एक तरीके से सपोर्ट देता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। दूसरे तरीके से क्या होता है कि जो आप फंड उसको रख रहे हैं, कल को मान लीजिए 10 साल बाद लिफ्ट खराब होता है या फिर पूरा रीपेंट करने की जरूरत पड़ रही, तो हर किसी से आप फंड नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हर किसी के कंसेंट से आप उस पैसे को यूज करके सोसाइटी के लिए जो भी उपयोगी हो वो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये रीजन हो सकता है कि उसमें यह कॉस्ट भी जुड़ी हो। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी सैंक्शनिंग 1 अप्रैल 2019 के पहले आई हुई है, उस समय जीएसटी 8 से 12% हुआ करता था। और उसमें क्या होता था, ये होता था कि बिल्डर को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है पास ऑन करना होता था।
अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये होता था कि जिस जिस तरीके से उनका वर्क प्रोग्रेस होता जाएगा, जितना आप जीएसटी दे रहे हैं उसका उनको रिवर्सल इनपुट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कितना उनको क्रेडिट मिल गया, फिर वो आपको उतना रिफंड करें। पर बिल्डर करता क्या था, इन सब पचड़ों में पड़ने के बजाय वो आपको एक लमसम जो है नेगोशिएशन ऑफर कर देता था शुरू में कि देखिए आपका जीएसटी 8% है या फिर आपकी जीएसटी 12% है, इस कैटेगरी में आपका फ्लैट है, आप जीएसटी 12% तो दे रहे हैं, लेकिन हम आपका एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट ये दे रहे हैं, जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो हम आपका एक साथ सेटल कर दे रहे हैं, क्योंकि हर बार आए और हर बार आपको रिफंड किया जाए वो काफ़ी जो है पेचीदा है कैलकुलेशन के हिसाब से, वो और आपको भी लगेगा कि यार आगे आएगा या नहीं आएगा, इसलिए वो शुरू में ये चीज़ें कर दी जाती थी। मान लीजिए आप ऐसे प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं जहां पे ऑलरेडी जो है 12% की जीएसटी लग रही है, उसकी सैंक्शनिंग 1 अप्रैल 2019 के पहले की है, तो वो 12% एक ये हो गया। दूसरा आपका जो है स्टैंप ड्यूटी 6% हो गया, तो 18% आपका इसी तरीके से हो गया। तो जो आपने कॉस्ट बताया है यहाँ 53 लाख का अगर आप 18% निकालिए तो ये लगभग जो है 10 लाख के आसपास आ जाएगा। 10 लाख आ गया यानी कि आपका 63 लाख हो गया, प्लस सिंकिंग फंड और मेंटेनेंस मिला के 65 हो जाता है, अगर ये इस तरीके से है। कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है, ये तो देखिए जब आप मुझे भेजेंगे कि इनका ब्रेकअप किस तरीके, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगा, लेकिन ये मैंने आपको बताया ये इस केसेस में ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज है वो अलग से ले लिया जाता है, यानी कि वो उसको एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बना रहे हैं, वो आपको अलग से देना है। तो जब उसको अलग से देना है तो टोटल में तो दिखेगा, पर आपको वो अलग से देना है एट द टाइम ऑफ पोजीशन या फिर एग्रीमेंट के टाइम पे, तो वो भी चीज़ देखने वाली बात होगी। पर ये केसेस कम होते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकता है आपका जीएसटी 12% की कैटेगरी में आ रहा हो, स्टैम्प ड्यूटी 6% हो रहा है, 18%, प्लस सिंकिंग फंड या आप उसे कॉर्पस फंड कहिए, मेंटेनेंस कहिए, वो मिला के आपका पैकेज में ये डेविएशन आ रहा है। अगर इसके बाद भी कुछ दुविधा है तो हमने डायरेक्ट क्वेरी फॉर्म का लिंक दिया है, वहां पे प्रेस करके आप अपनी समस्या को पूरी तरीके से वहां पे लिख सकते हैं, जितने भी डिटेल में आप लिख सकें। और अगर आपको लगता है कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप मुझे हम लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। अगला आपका ही सवाल है, ग्रेट, ऑल डाउट्स आर क्लियर, बैल्कनी एंड टेरेस आई गॉट आइडिया नाउ, जस्ट वन कंफ्यूजन, बैल्कनी एंड एनक्लोज बैल्कनी कंसेप्ट आई हैव हर्ड रिसेंटली, प्लीज क्लैरिफाई। देखिए आपने जरूर अभी तुरंत सुना होगा किसी के जरिए, पर इसे चलते काफ़ी टाइम बीत चुका है। एनक्लोज बैल्कनी जिसे कहा जा रहा है और बैल्कनी कहा जा रहा है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। और आने वाले समय पे जो नए सैंक्शनिंग आ रहे हैं उसमें आपको एनक्लोज बैल्कनी जैसी कोई चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। मैंने कई सवाल जवाब के एपिसोड में इस चीज़ों को कवर किया, शायद वो आपसे छूट गया होगा। एनक्लोज बैल्कनी वो चीज़ है कि जिसकी सैंक्शनिंग एज ए एनक्लोज ली जाती है, यानी कि जिसको आप कवर कर सकते हैं, पर वो होता आपके फ्लैट का हिस्सा ही है। जैसे मान लीजिए अगर ये बेडरूम है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं और मेरे पीछे के हिस्से में 2 से 2.5 फीट की जो सैंक्शनिंग है, अगर उसे एज ए एनक्लोज बैल्कनी ली गई होती तो मैप पे जब हम देखेंगे तो वहाँ डॉटेड लाइन आएगा और वो आपके कारपेट का पार्ट नहीं होगा, उसको अलग से बैल्कनी टेरेसेस जो आपको जैसे लिविंग के साथ बेडरूम के साथ आपका बैल्कनी या टेरेस आता है, उसके साथ उनको उस एनक्लोज बैल्कनी के एरिया को दिखाना होगा। ऐसा किया क्यों जाता था? क्योंकि वहां पे एफएसआई बिल्डर का बच जाता था। जो आपका फ्लोर प्लेट होता था उसका अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए कि 10 से 15% आप उस चीज़ को दे सकते थे, तो उसी लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ये एनक्लोज बैल्कनी दिखा दिया था, तो जो आने वाले समय पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, शुभ महाजन जी हैं, इनका सवाल है, मोसी इज गुड लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट और लिवेबल। देखिए मोसी अगर अभी के डेट में आप देखते हैं तो पुणे सिटी से थोड़ा दूर है, नॉर्थ का हिस्सा है। अगर आप उसके आसपास काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो अभी काफ़ी समय लगेगा, और जैसा मैंने आपको बताया अगर उसके आसपास आप काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको पुणे सिटी के किसी एक हिस्से से वहाँ तक जाना है तो आपको ट्रैवल टाइम काफ़ी लगने वाला है, क्योंकि अभी मेट्रो ऑपरेशनल है नहीं। अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से ट्रैफिक जो है इतना आपको सड़कों पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं समय आपका आज की डेट में बच सकता है। पर आने वाले समय में 1-2 साल बाद ट्रैफिक नॉर्मल होने वाली है, यानी कि जिस तरीके से प्री कोविड हुआ करता था, और उसमें और भी संख्याएं बढ़ सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बार सोचना चाहिए। आप ये नीड एनालिसिस करिए कि मेरी ज़रूरत क्या है और मैं मोसी में इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं आसपास काम कर रहा हूँ उसके, तो बिल्कुल मुझे अपने बजट में मिल रहा है, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका वर्क लोकेशन कहीं दूसरी जगह पे है तो आप उसके आसपास देखिए। अगर आपके बजट में नहीं बैठ रहा है तो आप
जरूर ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ कम हो, कोई छोटा प्रोजेक्ट हो उसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपना एक बार नीड एनालिसिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत लगती है आप हमारी मदद ले सकते हैं। आकाश परास्वार जी हैं और इनका सवाल है, इज कवर्ड बैल्कनी इंक्लूडेड इन कारपेट, ओपन बैल्कनी इज गुड और कवर्ड। देखिए, आप जो कवर्ड बालकनी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल किसी भी तरह की बालकनी हो, टेरेस हो, वो कारपेट का हिस्सा नहीं है रेरा आने के बाद। और ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कवर्ड बालकनी चाहते हैं या फिर आप ओपन। आज की डेट में आप देखेंगे जितने भी मैक्सिमम प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहाँ पे आपको कवर्ड बालकनी देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से इसलिए भी अच्छा हो सकता है कि वो एज ए कन्वर्टिबल तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कल को आप उसे बैठने के लिए, योग करने के लिए, या फिर वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट आया उसके हिसाब से भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है क्योंकि ऊपर से आपके टेरेस पे कोई देख नहीं सकता, ऊपर से वो चीज़ें कवर्ड रहती हैं। तो ऑब्वियसली ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन जब बात आती है बैल्कनी की, कवर्ड बैल्कनी के, तो फ़ायदे जो है बढ़ जाते हैं। हाँ, ये जरूर होता था पहले जब आपको अल्टरनेट बैल्कनीज मिलती थी जहाँ पे आपको डबल हाइट के बाद फ्लोर आता था, वहाँ पे लाइट और थोड़ा वेंटिलेशन ज़्यादा रहता था। लेकिन अगर आपको वहाँ पे लाइट वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो और आप डायरेक्शन देख के ले रहे हैं कि जहाँ से विंड फ्लो आ सकती है, तो बिल्कुल कवर्ड बालकनी की तरफ आपको जाना चाहिए। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ गार्बेज कलेक्शन प्लांट इन पुनवले। देखिए, हमको जहाँ तक इसके बारे में अपडेट मिला था, जिसको कि हमने जब लाइफ रिपब्लिक के R17 का वर्क प्रोग्रेस दिखा रहे थे उसमें हमने दिखाया भी था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन पर हम लोग चला देंगे। जो पुनवले का फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे गार्बेज सेंटर को लाए जाने की बात की जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो डंपिंग यार्ड बनाए जाने की बात की जा रही है, रेजिडेंट्स उसको काफ़ी एक तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे ना लाया जाए क्योंकि वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट खराब होगा। और एक और भी क्लैश है, कॉरपोरेशन जो फॉरेस्ट की लैंड को रेंट पे लेने की बात कर रही है, जब इन्होंने बात चालू की थी उस समय रेंट अलग था, और अब फॉरेस्ट जो डिमांड कर रहा है रेंट वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी अपने आप में क्लैश है कि क्या दोनों लोग आपस में निगोशिएट कर पाएंगे, और अगर निगोशिएट कर पाएंगे तो क्या वहाँ के रेजिडेंट भी कन्विंस होंगे कि वहाँ पे उस डंपिंग यार्ड को लाया जाए। तो ये सारी चीज़ जब तक जो है एक तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता, कुछ मीडिएशन नहीं आ जाता, तब तक इस पर कुछ आगे कह पाना मुश्किल होगा। इस पर जो भी अपडेट आएगा आप तक बताएंगे। बाकी जो इसका हमने कवरेज में दिखाया हुआ है, उस फॉरेस्ट लैंड को भी हमने दिखाया, उसे आप आई बटन पर प्रेस करके देख लीजिए। इज वाटर सप्लाई गुड इन पुनवले। देखिए, वाटर सप्लाई की बात करेंगे तो पुणे में अधिकांश हिस्सों में आपको कॉरपोरेशन की तरफ से वाटर सप्लाई जो भी की जा रही है वो बहुत ही खस्ता हालत है, ये कहना गलत नहीं होगा। गिने चुने लोकेशंस को छोड़ के अगर आप बात करेंगे तो वाटर सप्लाई कहीं भी नहीं है, और जो कॉरपोरेशन में 5 साल 10 साल पहले भी लोकेशन आ चुके हैं, इवन जो 2017 की लिस्ट में भी आए हैं वहाँ पे भी पानी की समस्या है। इवन कई जगहों पे तो अभी आपकी पाइपलाइन भी नहीं है, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की आप बात करें, आप लोहगांव की बात कर लीजिए, आप केशव नगर की बात कर लीजिए, और उसी समय जो तमाम 20+ विलेजेस आए थे वहाँ पे अभी तक वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन ही नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा। लेकिन हाँ, आप प्रॉपर्टी टैक्स में ये सब चीज़ें इंक्लूड करके दे रहे हैं, तो आपके लिए ये समस्या जरूर है कि आप पैसा आपकी जेब से जा रहा है पर वो सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी आवाज़ जरूर उठानी चाहिए कि अगर मुझसे प्रॉपर्टी टैक्स में जल कर लिया जा रहा है तो हमें वाटर कनेक्टिविटी, मुझे वाटर सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं। संदीप कुलकर्णी जी हैं, इनका सवाल है, प्लीज क्लैरिफाई अबाउट 1% TDS ऑन होम बाइंग, इज इट पार्ट ऑफ पैकेज, इफ नो एज GST इज पार्ट ऑफ पैकेज व्हाई नॉट TDS व्हेन इट्स पेएबल आफ्टर रिसीविंग OC और आफ्टर एग्रीमेंट, व्हाई बिल्डर डिमांड TDS रिसिट फ्रॉम बायर। देखिए संदीप कुलकर्णी जी, एक चीज आपको बता दें कि TDS है क्या, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो भी 50 लाख के ऊपर है एग्रीमेंट कॉस्ट, वहां पे 1% TDS कट किया जाता है। अब मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीज आपका एग्रीमेंट कॉस्ट है, तो उसका 1% 60,000 रुपए बन गया। अब गवर्नमेंट का ये रूल जो TDS क्या कह रहा है कि आप जो 60 लाख रुपए दे रहे हैं, पार्ट वाइज दे रहे हैं या फिर रेडी पोजीशन में एक साथ दे रहे हैं, वहां पे 1% जो है TDS आप कट कर लीजिए, यानी कि 60,000 रुपए उसी के पैन नंबर 10 नंबर पे आप जमा कर दो। तो ये जिम्मेदारी बायर की ही है, ये जिम्मेदारी बिल्डर की नहीं है। लेकिन हां, इसमें कई ऐसे बिल्डर हैं जो आपको ये सुविधाएं खुद मुहैया करा देते हैं।
यानी कि आप उस टीडीएस के पैसे को दीजिए और जिस तरीके से उसको लॉगिन बनाना है, उस वेबसाइट पे जाना है, भरना है। अब हर कोई जो नया खरीदार है उसको पता नहीं होगा उस प्रोसेस को कि कहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, तो बिल्डर इसमें मदद कर देता है। पर वो पैसे आपसे इसलिए लेता है क्योंकि आपके ही पास से वो पैसा कट होना चाहिए। तो अगर बिल्डर भी आपके टीडीएस को भर रहा है तो आपके बिहाफ पे वो पे कर रहा है। अब उसकी रिसिट आई, यानी कि जब बिल्डर अपना आईटीआर फाइल करने जाएंगे, अपना इनकम टैक्स भरने जाएंगे, तो उनके पास ऑलरेडी वो इनपुट आया हुआ है क्योंकि आपने वो बिल्डर की अकाउंट में जमा किया हुआ है। तो जब आप फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो वो 60,000 रुपए आपने बिल्डर को दे दिया है ऐसा माना जाएगा। मान लीजिए आपका फाइनल डिसबर्समेंट जाना है 2 लाख रुपए का, एग्जाम्पल पकड़िए, और 60,000 रुपए आपका ऑलरेडी एज ए टीडीएस जा चुका है, इनकम टैक्स के अकाउंट के जरिए रिफ्लेक्ट हो रहा है बिल्डर को, तो 60,000 रुपए आपको कम देने हैं, 1,40,000 आप दे दीजिए। यानी कि आपके जेब से जो पूरा आउटफ्लो है वो टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट जो आपको बताई जा रही है उतनी ही है, बस फर्क इतना है उसमें से एक हिस्सा आप पहले भर दे रहे हैं जो कि लास्ट तक जाके वो सेटल हो जाएगा। तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आप अगर 60,000, 50,000, 1,00,000 रुपए जो भी आप टीडीएस का दे रहे हैं प्रॉपर्टी कॉस्ट के हिसाब से, वो आपके पैकेज का ही पार्ट है। ये इसको आप जीएसटी या स्टैम्प ड्यूटी से नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि जीएसटी एक अलग चीज है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आता है, जो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में भरना होता है, उसका कोई भी क्रेडिट बिल्डर नहीं ले पाता है। यही चीज स्टैम्प ड्यूटी के साथ भी है कि आप अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा रहे हैं और उसके अगेंस्ट पे उतना स्टैम्प जो है गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ना कि बिल्डर के अकाउंट में। तो जो टीडीएस है ये बिल्डर को इनडायरेक्टली आप इनकम टैक्स के जरिए पे कर रहे हैं। तो आपका फाइनल डिसबर्समेंट तक ये चीजें सेटल हो जाएंगी, इसके लिए आपको बेफिक्र रहना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, या फिर जैसा हमने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और आपको कंसर्न फॉर्म मिल जाएगा जहां पे आप अपनी समस्या को डिटेल में हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे चलते हैं, सागर अग्रवाल जी हैं, इनका सवाल है, हेलो सर, एक्सीलेंट वर्क, आई वॉच योर वीडियोज रेगुलरली, माई क्वेश्चन, इफ समवन वांट टू मेक चेंजेस इन द फ्लैट and get it approved by PMC, so the changes can be made legal, is it possible, if yes can you explain us the process, thanks। देखिए सागर अग्रवाल जी, अगर कोई भी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है और आप कोई ऐसी चेंजेस की बात कर रहे हैं जो एक्सटीरियर है, तो पहली चीज बिल्डर उसको एंटरटेन नहीं करेगा क्योंकि ऐसे रिक्वेस्ट मल्टीपल आने चालू हो जाएंगे। तो बिल्डर अपने पैर पे कभी भी कुल्हाड़ी नहीं मारने वाला कि कोई एक्सटीरियर चेंज को वो एक्सेप्ट करे और उसको फिर सैंक्शन भी कराए, फिर रिवाइज करे, फिर रेरा में भी अपडेट करे, ये नियर टू इम्पॉसिबल है। रही बात कुछ इंटरनल चेंजेस की, मान लीजिए आपको कुछ स्विचेज जरूरत चाहिए, आपको मान लीजिए कोई बाइफर्केटिंग वॉल है किचन में, उसको आप हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई बहुत बड़े अप्रूवल की जरूरत है नहीं, आप करा सकते हैं और बिल्डर कई बार इस पर राजी भी हो जाते हैं। अब हाँ, ये कई बार ऐसा होता है कि आप 2 फ्लैट को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, आप कॉमन वॉल को हटा रहे हैं और दोनों फ्लैट को मर्ज करने के लिए आप किचन के लोकेशन को, बेडरूम के लोकेशन को, हॉल को इधर उधर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये एज ए सिंगल इन्वेंट्री जो है सैंक्शन हो जाए। यह भी अपने आप में एक समस्या का विषय है। पहली चीज, बिल्डर इसके लिए तैयार हो और उसको कहीं ना कहीं रिवाइज प्लान डालना होगा इसके साथ। जब वो रिवाइज प्लान डालेंगे उसके बाद अप्रूवल आएगा और वही चीज इनको फिर रेरा पे अपडेट करना होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर बिल्डर तैयार होता है इन चीज़ों के लिए तो ही आप इस पे आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, अगर वो जैसा आपने लिखा है, अगर वो चेंजेस किए जाते हैं और अप्रूव किए जाते हैं तो क्या लीगल होगा? नहीं, बिल्कुल लीगल होगा। और कॉर्पोरेशन उस चीज़ को अप्रूव कर रही है और उसके हिसाब से बिल्डर वहाँ पे बना रहे हैं और महारेरा पे अपडेट कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस जो भी है वो फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर आप, जहाँ तक मुझे आपके सवाल से लग रहा है कि आप 2 फ्लैट या ऊपर नीचे के फ्लैट को मर्ज करके ड्यूप्लेक्स ऐसा कर रहे हैं और बिल्डर आपको कह रहा है कि ऐसा आप कर सकते हैं या फिर पोजीशन के बाद आपको करके दे दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई भी रिवाइज प्लान वो डालने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि अगर वो होता तो पहले ही आपको कह देता ठीक है हम आपको ये एज ए सिंगल यूनिट बेचने वाले हैं और इसकी सैंक्शनिंग हम लेके अपडेट कर देंगे। तो इस बात के लिए जो भी हमने 2 चीज़ें बताई इस पर आप श्योर हो जाइए। फिर भी कोई दुविधा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं, भूषण कुमार जी हैं, इनका सवाल है, हेलो सर, योर वीडियोज आर रियली इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, कैन यू कवर माई क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट सवाल जवाब सेशन? आई एम प्लानिंग टू बुक ए 2 BHK in VTP Altair. After a lot of research was initially confused between Gera Planet of Joy, Majestic Towers and
गंगा सीरियो, कैन यू कंपेयर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अपकमिंग प्रॉपर्टीज ऑफ खराड़ी एनेक्स, ऑल्सो कैन यू हेल्प बायर विद ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एग्रीमेंट। देखिए बिल्कुल जो आपने लास्ट में बोला है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्रीमेंट में वो कवर कर लिया है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के सामने ले आएंगे। दूसरा जो आपने कहा है कि आई एम प्लानिंग टू बुक फ्लैट इन वीटीपी अल्टेयर, इसके बारे में आप प्रोज कॉन्स चाहते हैं। खराड़ी और खराड़ी एनेक्स यानी कि उबाले नगर और जो वाघोली के हिस्से में चीज़ें बनाई जा रही हैं वहाँ को कंपेयर और उसके प्रोज कॉन्स को समझना चाहते हैं। देखिए इसके लिए भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जैसा कि हमने अभी 5 से 7 प्रोजेक्ट का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो खराड़ी से ही आपको दिया था, उसमें ही शायद आपने कमेंट भी किया है। तो उस तरीके से उबाले नगर खराड़ी और जो आपको खराड़ी एनेक्स वाघोली के हिस्से को कहा जा रहा है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आपके सामने ले आएंगे। जहाँ तक आप वीटीपी अल्टेयर की बात कर रहे हैं, एक चीज़ बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि वीटीपी के लगातार नए नए लॉन्चेज आ रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं तो वहाँ पे वर्क प्रोग्रेस उस तरीके से नहीं चल रहा है जैसा बाकी बिल्डर्स का चल रहा है। तो ये एक समस्या जरूर है और हमारे पास कई कॉल्स भी आए हैं, कई ऐसे कमेंट भी आए हैं जहाँ पे वीटीपी पूर्वांचल, वीटीपी सेलेस्टा को लेके बात कही गई है कि जो हमें प्रॉमिस किया गया था डेट वो बीत चुका है, लेकिन हमने महारेरा चेक किया तो वहाँ पे इनको एक्सटेंशन मिला हुआ है। पर यह बात भी सही है कि पोजीशन डिले हुए हैं और तमाम जगहों पे विजिट करने के दौरान यह दिखा है कि जिस तरीके से वर्क प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं है। तो ये एक समस्या का विषय जरूर हो सकता है और वीटीपी इस पे क्या आपको जवाब दे रही है ये आप पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। अगला सवाल है सत्यम चतुर्वेदी जी का। सर आई हैव बुक्ड ए फ्लैट इन ए प्रोजेक्ट बट प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट क्लियरेंस पेंडिंग है और बैंक ने लोन भी डिसबर्स कर दिया है, क्या कोई रिस्क है क्या इससे? प्रोजेक्ट नेम 41 कॉस्मो। देखिए अगर एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आया है तो जाहिर सी बात है समस्या का विषय है। इसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, कैट ए कैट बी, उसमें भी कई सेक्शन हैं। अगर कैटेगरी ए का है तो इसके लिए आपको MOEF पे जाना होता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और अगर वो बी कैटेगरी में आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले लेती है। इसके कई चरण होते हैं, उससे गुजर के ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिया जाता है कि आखिर एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा और क्या ऐसा किया जाए जिससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है, कई बार जो है अथॉरिटीज़ विजिट भी करती हैं, देखती हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसके आसपास ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स बन के तैयार हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। जाहिर सी बात है ये कोई फॉरेस्ट लैंड या कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ पे प्रोजेक्ट को अलग तरीके से बनाया जा रहा हो और मिलने की संभावना कम हो एनवायरनमेंट क्लियरेंस की, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ बात टाइम की ज़रूर है कि इस पर कितना समय लग सकता है, ये देखने वाली बात होगी। आप बिल्डर से पूछ सकते हैं कि इसका स्टेटस अभी क्या है। आगे चलते हैं, सुरेश खांडेकर जी, इनका सवाल है हाउ वी कैन आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड और लीज होल्ड। देखिए सिंपल है, आप उस प्रॉपर्टी के महारेरा साइट पे विजिट करिए, उनके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोडेड हैं वहाँ पे देख लीजिए, उसको पढ़ भी लीजिए, सिर्फ देखिए मत पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उनका वहाँ पे किस तरीके से लैंड ओनर के साथ एग्रीमेंट है, वो किस टर्म एंड कंडीशन पे वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या वो ज्वाइंट वेंचर में हैं या फिर उन्होंने लैंड परचेज करके खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर उस लैंड को जो है रेंट पे लिया गया है। अगर रेंट पे लिया गया है तो क्या वो लोकल लोगों के साथ कुछ समझौता किया गया है या फिर वो MIDC से लैंड जो है रेंट पे लिया गया। ये सारी चीज़ें आपको महारेरा पे दिख जाएंगी, बस देरी ये है कि आप उसे डाउनलोड करिए और थोड़ा समय निकाल कर पढ़ लीजिए। यदि आपको स्पेसिफिक कुछ समझना है किसी प्रोजेक्ट के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं और जो क्वेरी कंसर्न फॉर्म बनाया है उसके जरिए भी आप अपनी चीज़ों को हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके हर एक सवाल का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। आपके मन में जो भी दुविधा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कोशिश रहेगी आने वाले सवाल जवाब या फिर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप तक जरूर ले आएंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।